देखिए, आज मेरा ये लास्ट क्लास है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के। मैंने लगभग हर टॉपिक को कवर कर लिया है। अब कुछ चीज़ें एनसीईआरटी है जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि उधर नहीं हो सका था, तो इसको अलग से कर रहे हैं। और जितना एनसीईआरटी में भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको कि मैंने टॉपिक वाइज ही उसको क्लियर कर चुका है। चलो हम आज क्लियर करके देखते हैं जो एनसीईआरटी का कुछ चीज़ें हैं जो छूटा हुआ है। कहता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहेंगे जो ऊष्मा छोड़ता है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो भोजन करते हैं वह भोजन से ग्लूकोज बनता हुआ ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में जाकर जमा होता है और वह कोशिका ऑक्सीजन के उपस्थित जब हम जो सांस लेते हैं श्वसन के थ्रू हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारी कोशिकाएं तक पहुंचती है। वहाँ ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब आपस में रिएक्शन करता है तो वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। जब ऊर्जा बन रहा है यानी कि ऊष्मा भी बनाते ऊष्मा बन रहा है। जब ऊष्मा बन रहा है तो समझ लीजिए ऊष्मा निकलेगा। श्वसन में ऊष्मा निकलता है। जब ऊष्मा निकल रहा है तो समझिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया छोड़ रहा है ऊष्मा। तो कहता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में उपस्थित ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वह कोशिका में जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के सहयोग के साथ वह अभिक्रिया करता है और ग्लूकोज टूट कर ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदल जाता है। ऊर्जा तो हमारे शरीर में रह जाता है लेकिन जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी ऊष्मा निकल रहा है तो समझिए ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब सांस को छोड़ते हैं तो देखना हम महसूस करते हैं कि गर्म हवाएं निकलती है यानी ऊर्जा निकल रही है, तो ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैंने इसलिए लिख दिया है, इसी भाषा को मैंने लिख दिया है कि जो कि अगर आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। कहता है जब भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर के कोशिका में ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर CO2 H2O और ऊर्जा बनाता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ये हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6। यह कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी ऑक्सीजन है, यह जल है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा तो हमारे शरीर में यूज हो जाता है और ये हमारा जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी निकलती है, इसमें ऊष्मा भी निकलती है। तो हम समझ लेंगे कि ऊष्मा क्या है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसलिए बदलता है, यहाँ पर कोई आंसर लिखा है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है। विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और अपना जगह बना लेता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है और नीला से हरा हो जाता है। जैसे कहता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें हम आयरन को डालते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन हमारा नीला होता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, नीला होता है। कॉपर सल्फेट का कलर नीला होता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम आयरन को डालते हैं तो उसका कलर इसलिए बदल जाता है क्योंकि इसके मुकाबले में यह अभिक्रिया कम करता है। तो यह जैसे इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में हम आयरन को डालते हैं तो इसको विस्थापित कर देता है और यह अपना जगह बना लेता है। तो यह आयरन सल्फेट बन जाता है। आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है। आयरन सल्फेट और यह CO को बाहर निकाल देता है। यह विस्थापन अभिक्रिया भी है, एकल विस्थापन, जिसको विस्थापन अभिक्रिया भी है, इसका एग्जाम्पल है। कहते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन को जब विलयन में लोहे की कील डाला जाता है तो वह क्या हो जाता है, नीला से हरा हो जाता है। यह क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को आर्द्रता और वायु के संपर्क में रहने पर उस पर जंग लग जाता है। यानी लोहे को अगर हम आर्द्रता और वायु के संपर्क में रहेगा तो उस पर भूरे कलर का धब्बा पड़ जाएगा। इसी तरह उसको हम जंग लगना कहते हैं। और जंग लगने से बचने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट करते हैं तो डायरेक्ट सीधे लोहे के सीधा वायु और आर्द्रता लोहे के सीधे संपर्क में नहीं आएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के वस्तुओं के ऊपर हम पेंट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने लगभग चीज़ें कर दिया और भी सारी क्वेश्चन है जिसको कि हम लोगों ने
टॉपिक के ज़रिए ही मैंने क्लियर कर दिया है पहले पढ़ाते वक्त। जैसे कुछ क्वेश्चन है, हमारा एनसीईआरटी कहता है, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, कहता है कि किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ का उपयोग, कहता है कि वह कौन सा विलयन है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए, चूना करने के लिए, घरों में पुताई करने के लिए किया जाता है। तो वह कौन सा विलयन है? एक्स है, तो एक्स वह कॉपर सल्फेट हो जाएगा, सॉरी कॉपर, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कली चूना भी कहते हैं। यह कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यह कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी को हम कली चूना भी कहते हैं, कली चूना, याद रखना। इसी को हम कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम कली चूना कहते हैं, जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। अब उसी के अंदर कहता है कि एक्स का नाम एवं सूत्र बताएं। एक्स है तो हम नाम लिख दिए कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र हमारा CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब कहता है कि ऊपर लिखे एक्स में जल से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा? अगर इसी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल से अभिक्रिया कराया जाए, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल से अभिक्रिया कराया जाए तो यह क्या बना देगा? यह हमारा कली चूना है, याद रखना, यह कली चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कली चूना कहते हैं। यह बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन कली चूना है। बहुत बच्चा उल्टा मार के आ जाता है। यह हमारा कली चूना है। क्या है? कली चूना। यहाँ मैंने लिख दिया है कली चूना है। कली चूना को ही हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कली चूना के साथ अगर कहता है कि जल से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बना देगा? यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOCOH पर होल 2, CaOH पर होल 2, सॉरी CaOH पर होल 2। इसको हम भाखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका नाम है बुझा हुआ चूना। इसका नाम क्या है? बुझा चूना या भाखड़ा चूना। कभी कभी कली चूना पूछता है तो लोग इसी को मार देता है। इसका नाम होता है भाखड़ा चूना। क्या होता है? भाखड़ा चूना। और इसका नाम होता है कली चूना। कली चूना है। कली चूना में जब जल से अभिक्रिया कराया जाए तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जिसका नाम हो जाएगा बुझा हुआ चूना या भाखड़ा चूना। अब अगला क्वेश्चन कहता है, देख लेते हैं। कहता है कि जब लोहे की गिल को तो मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा यह क्वेश्चन है, कहता है कि इनमें इस अभिक्रिया में क्वेश्चन है कि इन अभिक्रिया में निम्न अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों का पहचान करें। यह क्वेश्चन पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में है। कहता है कि इनमें से पता लगाना कि किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। मैंने उपचयन अपचयन अभिक्रिया को बता दिया है। उपचयन अभिक्रिया उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया उसको कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना है। कहता है कि ये सोडियम है और ये सोडियम और ये ऑक्सीजन है। इसको, ये हमारा संकेत है कि यह सॉलिड है, यह गैस है, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है, यह गैस है, ये हमारा लिक्विड है, ये सॉलिड है। ये मैंने भौतिक समीकरण के बारे में, उस संकेत के बारे में बता दिया था, वह चीज़ है। ये हमारे हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। जब आपस में रिएक्शन किया, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यानी सोडियम उपचयन हुआ है, यानी कि उपचयन, सोडियम का उपचयन हुआ है। सोडियम का क्या हुआ? उपचयन हुआ है। अब अगला देखिए, इसी में अब अगला देखिए, अपचयन किसका हुआ? अपचयन यहाँ पर ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन में एक्सटर्नल चीज़ आ गया, ये अपचयन हुआ है। क्या हो गया? ऑक्सीजन, O2 का अपचयन हुआ है। अब बात करते हैं C ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए CuO, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है इसमें कॉपर में, यहाँ आके ऑक्सीजन घट गया है। तो मतलब जब ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन जब घटता है तो उसमें क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन बढ़ेगा तब ना उपचयन। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में हमारा अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। तो यहाँ Cu में अपचयन हुआ है। अब यहाँ हाइड्रोजन देखना, उपचयन, यहाँ हाइड्रोजन खाली ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर आके ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का वृद्धि, उपचयन। तो हम हाइड्रोजन को, यह हमारा उपचयन हो गया, यह हमारा क्लियर हो गया, यह हमारा उपचयन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है,
जैसे हमारा क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए है, मैंने लगभग सिखा दिया, वो आराम से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर आराम से ऊष्माक्षेपी का परिभाषित कर दें और उसका एग्जाम्पल दे दें, और ऊष्माशोषी को लिख दें और उसका परिभाषा लिख दें, एग्जाम्पल लिख दें, वह हमारा क्लियर हो जाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। अब कहता है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मैंने अभी तुरंत बताया है। अब कहता है वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में क्यों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों को परिभाषित कर दें, संयोजन को और उसका एग्जाम्पल दे दें, वियोजन को उसका एग्जाम्पल दे दें, यह हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने लिखा दिया, पहले पढ़ा चुका है। जैसे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, विस्थापन अभिक्रिया मैंने बता दिया है, वह भी उसका एग्जाम्पल परिभाषा दे दे और एग्जाम्पल लिख दे, आंसर। और द्विविस्थापन को परिभाषा दे दे और एग्जाम्पल दे दे, आंसर आपका हो जाएगा। अब जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया मैंने लिखा दिया है। अब जैसे कि उपचयन और अपचयन मैंने लिखा दिया है। लोहे के वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, वह भी लिखा दिया है। तेल एवं खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, मैंने बता दिया है, क्योंकि वह जल्दी से उपचयन ना हो और उसका वह जल्दी से ख़राब ना हो। मैंने संक्षारण बता दिया और विकृत गंधिता भी मैंने बता दिया है। यह आपका क्लियर, ये एन साइड में, यानी कि पहला चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। अब अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर सर्च करेंगे, वहाँ आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम प्योर, यही मेरा एकदम सरल भाषा में, अपनी भाषा में, सरल भाषा में आपको मिल जाएगा, एकदम साफ सुथरा। ओके।